डॉक्टर ने गुस्से में चेतन को बहुत सारी बातें सुना दी थी। अब डॉक्टर से ज़्यादा बहस करने के बजाय चेतन ने भी चुप रहना अच्छा समझा और गहरी सोच में जाते हुए निकिता की तरफ देख रहा था। काफ़ी देर के बाद होश में आते हुए निकिता आपे से बाहर होकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। चेतन उसकी इस हालत पर और ज़्यादा परेशान हो चुका था, जबकि लेडी डॉक्टर ने पहली फुर्सत में दोबारा इंजेक्शन लगाकर निकिता को शांत कर दिया था। अगले दिन करीब 9 बजे डॉक्टर ने निकिता को डिस्चार्ज कर दिया था और बहुत सावधानी बरतने को कहा था। चेतन के साथ निकिता को डॉक्टर ने भेज दिया था, जबकि निकिता अब बिल्कुल चुप थी। चेतन ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। चेतन सख्ती और अपने होठों को दबाकर रह गया था। बंगले में पहुंचकर चेतन सहारा देकर निकिता को कमरे तक ले गया था और हल्का फुल्का नाश्ता करवाकर जबरदस्ती दवाई देकर सुला दिया था। थोड़ी देर के लिए वह कमरे से बाहर गया था, जब एक बार फिर निकिता के बुरी तरह से चिल्लाने पर दौड़ा चला आया था और फिर कई दिन तक इसी तरह हर बार चिल्ला चिल्लाकर और कभी बिल्कुल शांत हो जाती थी। निकिता बार बार चेतन के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, मगर फिर ऐसा हुआ कि निकिता ने चीखना चिल्लाना बिल्कुल छोड़ दिया था और गहरी सदमे में चली गई थी। उसके बाद चेतन ने अपना सर तोड़ कोशिश कर डाली, मगर निकिता के होठों से एक शब्द भी नहीं निकला था। डॉक्टर के इतने कहने के बाद उसके दिमाग को आराम और सुकून देने के लिए उसके आसपास का माहौल बदलने की बहुत ज़रूरत थी। उसे निकिता की सेहत पर अच्छे असर पड़ सकते थे। चेतन उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर गाड़ी में सवार हुआ था और काफ़ी दूर ले जाकर एक पुल के करीब गाड़ी रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर उसको सहलाते हुए बोला था, जानती हो निकिता, जब कभी मेरी तुमसे लड़ाई हो जाती थी या मेरे घर वाले मेरी कोई बात सुनने से मना कर देते थे तो मैं इसी तरह आपे से बाहर होने लगता था। फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए मैं किसी पर भी चिल्लाने लगता था। यहाँ से तेज़ रफ्तार गाड़ियों की आने जाने की इतनी ज़्यादा शोर थी। आप यहाँ समंदर के लहरों को अपना साथी बना सकते हैं। अपने दिल की सारी भड़ास इस समंदर को सुना सकती हो। तुम भी कोशिश करो, यकीन रखो तुम्हारे दिल का हर हाल ये समंदर सुन सकता है और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं भी तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। तुम हर दिन अलग अलग तरह से मुझे परेशान कर रही हो निकिता, भगवान के लिए तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है साफ साफ कह दो। अगर तुम्हें सच में मुझसे अलग होकर खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। चेतन खुद पर कड़े पहरे बिठाते हुए इस तरह बात कह डाली थी, मगर निकिता अब भी चुप थी। काफी देर तक उसको बदलने और इधर उधर की बातें करने के बाद जब चेतन को कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया तो अचानक से बोल बैठा कि ठीक है, फिर तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी तो मेरे पास भी यही एक रास्ता है। अगर तुम इसी तरह से मुझे परेशान करती रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होगा कि मैं इसी समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं, फिर जरूर तुम्हें आराम मिल जाएगा। चेतन ने ये कहते हुए निकिता के चेहरे का हाव भाव देखना चाहा था। उसकी आंखों में अचानक बेचैनी दिखाई दिए थे। अपनी बात का असर महसूस होता देखकर चेतन अपने शब्दों के हथौड़े पर गौर करना चाहता था और उसी ख्याल के तहत पुल के किनारे लगी ग्रिल को थामते हुए कूदने की कोशिश कर रहा था। तभी निकिता बुरी तरह से चीख उठी थी, मुझे मार डालो चेतन, मुझे मार डालो, मेरा अब जीने का कोई मतलब नहीं। निकिता के इस तरह चीखने पर चेतन बुरी तरह से तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा था। उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए उसे थपकी देने लगा था। निकिता, परेशान मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, चेतन ने निकिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा था। मगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं जीते जी मर चुकी हूँ, खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। भगवान के लिए मेरी मुश्किल आसान करो, मुझे मार डालो, मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। निकिता की चुप्पी का माहौल बुरी तरह से टूट चुका था। मुझसे पूछो कि तुम किस लायक हो, मुझे तुम हर हाल में स्वीकार हो, बस तुम मेरा साथ देने की हामी भर लो, उसके बाद मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं रहेगी। चेतन ने निकिता को यकीन दिलाना चाहा था। तुम गलत कह रहे हो, किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझ जैसी औरत को अपना ले। मैं जानती हूँ अगर आज तुम अपनी मोहब्बत या मेरे साथ हमदर्दी के खातिर ये सब कर रहे हो तो कल तुम अपने शब्द पर बहुत पछताओगे। निकिता ने एक बार फिर से उसके जज्बात की तौहीन की थी। इस कैद से आज़ाद होने के लिए पूरी तरह हाथ पैर चलाने लगी थी। चेतन ने उसको परेशानी से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी उसे आज़ाद कर दिया। उसी पल चेतन से दूर होकर निकिता ना में सिर हिलाते हुए पीछे की तरफ कदम उठा रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर दूर जाकर गिरी थी।
देखते देखते सड़क पर खून फैलने लगा था। चेतन की आंखों के सामने एक पल में ही निकिता के साथ ये सब कुछ हो गया था। निकिता के खून में लथपथ चेतन निकिता के शरीर को तेजी से समेटकर अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से चकरा रहा था और बड़ी तड़प कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। निकिता सही सलामत हो, मगर भगवान से अच्छा फैसला करने वाली जात कोई नहीं होती। भगवान का फैसला अटल होता है। शाम के करीब निकिता को होश आया था, मगर डॉक्टर ज्यादा उम्मीद नहीं दिला रहे थे। चेतन डॉक्टर से परमिशन लेते ही कमरे में दाखिल हुआ था, जहां टेपों में जकड़ी हुई निकिता बेहद परेशान थी, अपने दिल को बेचैन कर रही थी। सुर्ख सफेद रंगत, गहरी ब्राउन बाल, हर वक्त शरारत से चमकती आंखें, तितलियों की तरह उड़ती निकिता जो उसके दिल में बसती थी, न जाने कहाँ जाकर सो गई थी। सामने पड़ा उसका शरीर, आंखों के आसपास काले हल्के रंग के नील पड़े थे। बिखरे बाल, चेतन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। तेजी से आंखें झपक कर आंसुओं को रोकते हुए चेतन निकिता के पास गया था और उसको तसल्ली देते हुए बोला, निकिता, तुम परेशान मत होना, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे अपनी वही निकिता हर वक्त हंसती मुस्कुराती वापस चाहिए। चेतन ने बहुत मान से कहा था। निकिता तो कब की मर चुकी है चेतन, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, निकिता ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो चेतन रोते हुए शब्दों में जवाब दिया, मगर क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे लिए आज भी तुम वही निकिता हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। मैं हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता रहूंगा। चेतन ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की, जबकि वह ना में सिर हिलाती। निकिता की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चेतन ने निकिता के बहते आंसुओं के साथ इजहार किया था। अचानक निकिता के शरीर झटके देने लगा था। यही वक्त था जब निकिता गहरी नींद सो चुकी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने भी जांच कर दी थी कि निकिता अब मर चुकी है। निकिता की डेड बॉडी कब क्लियर हुई, कब उसको बंगले में ले जाया गया, कब उसका अंतिम संस्कार हुआ, चेतन को कुछ भी मालूम नहीं था। वह फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था और बाद में वह कई घंटों तक शमशान में बैठा रहा, निकिता से बातें करता रहा। अमरावती अपने बेटे की उजड़ी हुई हालत पर अंदर ही अंदर कुड़ती निकिता को कोसने लग रही थी। चुड़ैल खुद तो चली गई, मगर मेरे बेटे का चैन व सुकून बर्बाद करके गई है। कई बार बेटे को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था कि कब तक उस झूठी लड़की के लिए खुद को रोग लगाकर रखोगे। अपनी हालत देखो, बस करो, भूल जाओ अब उसको और आगे बढ़ो। सब तुम्हें देखकर उदास हो जाते हैं, अमरावती बड़बड़ाते बोले जा रही थी। चेतन सर झुकाए सब कुछ सुन रहा था, मगर फिर हर बार एक ही शब्द कहता था, माँ, मेरे दिल को सब्र नहीं मिल रहा, मैं बेबस हूँ। अमरावती सर पीट कर रह जाती, आंटी कहीं ऐसा तो नहीं आपने जल्दीबाजी कर दी हो। चेतन के अंदर तो जैसे जीने की उमंग ही खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो किसी और दिन ये भी बच नहीं पाएगा। अमरावती का भतीजा आर्यन, जो काफी देर तक चेतन की रोजमर्रा रूटीन और गहरी उदासी भरी तन्हाई को जांचती निगाहों से देख रहा था और उसके लिए उल्टी सीधे बातें करने लगा। आर्यन, सोच समझकर मुंह से शब्द निकाला करो, क्या आलतू फालतू बातें करते रहते हो? अमरावती ने आर्यन को बुरी तरह घूरते हुए कहा था। उस वक्त घर में कोई नहीं था, चेतन भी हवेली में नहीं था। मौका देखकर आर्यन बड़ी राजदारी अंदाज में अमरावती के पास होते हुए बोला, वैसे आंटी, आपको निकिता के साथ इतनी नफरत क्यों थी? ये कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी चेतन का नहीं सोचा? आर्यन की आवाज में हैरानी थी। अरे चेतन मेरा बेटा है, वक्त लगेगा फिर ठीक हो जाएगा। निकिता के बारे में मैं क्यों सोचूं? जहां तक बात उस चुड़ैल की है, जो उस औरत की बेटी, उसके लिए तुम्हारे मौसा जी मुझे बात बात पर बातें सुनाया करते थे। अपनी दोस्त की पत्नी पर ज्यादा विश्वास करते थे और वही डायन तेरे मौसा को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती थी, क्योंकि वह मेरी नंद की पक्की सहेली थी। क्या वह कम थी जो बेटी को सिखा पढ़ाकर मेरे घर भेज दिया था? मैंने तो कई बार कहा था ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर उसे तो अपनी अच्छाई दिखाने का भूत सवार था। निकिता की माँ मेरी किसी भी बात पर कान नहीं धरती थी। अब अच्छा हुआ ना, सारी उम्र बेटी के लिए तरसती फिरेगी। अमरावती के शब्दों में सांप से ज्यादा जहर भरा हुआ था, जबकि बाहर मौजूद वह आदमी कदम बढ़ाता हुआ पत्थर की तरह जम गया था, क्योंकि अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर वह कांप गया था। आर्यन और उसकी माँ को चेतन के आने का जरा बराबर भी एहसास नहीं था। अपनी बातों में बिजी थे, मगर अपने ये सब कैसे किया था? वह लड़की इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं थी कि आपकी बातों में आ जाती। हाँ, बहुत तेज लड़की थी। मैंने बाबा जी वाली कहानी उसे सुनाई तो वो मुझे ही समझाने लगी, जिंदगी या मौत तो भगवान के हाथ में है। तो फिर मैंने भी सख्ती से धमकी दे डाली,
अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। और मेरी ये धमकी काम कर गई थी। विदाई वाले दिन जब सब रस्मों से फ्री होकर वह कमरे में गई थी और कमरे में बैठी चेतन का इंतजार कर रही थी, तब चेतन के बजाय मौका देखकर मैं कमरे में चली गई थी और उससे कहा कि निकिता, मेरी बात गौर से सुनो। आज के दिन तुम मेरे बेटे को अपने पास भी नहीं आने देना, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मैंने सख्ती से उसे मना किया था, मगर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या हुआ? निकिता ने हैरानी से सवाल किया था। मैंने अपने बेटे की रक्षा के लिए एक पीर बाबा से झाड़ा लगवाया था। तब उसने मुझे कहा था कि मैं अगर अपने बेटे की खुशी और शांति चाहती हूँ तो शादी के बाद 3 दिन तक अपने बेटे को उसकी पत्नी से दूर रखना होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब ना हुई तो फिर चेतन को मौत से कोई नहीं बचा सकता। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, हे भगवान, आप किस तरह की बातें कर रही हैं आंटी? जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में ही है, वही हमारा सब कुछ है और मालिक है। मैं इन बातों को नहीं मानती। निकिता ने अमरावती की बात को सख्ती से रद्द किया था। मैं जानती हूँ, मगर मैं एक माँ हूँ। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर है कि उस पीर बाबा की बातें सच ना हो जाए। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी तसल्ली के लिए मेरी बात मान लोगी तो? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर इस वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हुई तो मैं खुद ही अपने बेटे से बात करूंगी और तुम दोनों के बीच पैदा होने वाली हर दूरी, हर परेशानी को खत्म कर दूंगी। मगर अभी एक माँ के तड़पते दिल को सुकून देने के लिए तुम मेरी बात मान लो और मेरे बेटे को कमरे में आते ही तुमने साफ शब्दों में कह देना है कि तुम किसी और को पसंद करती हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ये बात सुनते ही वह खुद तुमसे दूर हो जाएगा। और याद रहे, उसको कमरे में निकाल देने में तुम कामयाब हो जाओगी। फिर हमें बहुत सब्र से 3 दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद मैं खुद ही अपने बेटे को वो सारी बातें सच सच बता दूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत ही सफाई के साथ निकिता के दिमाग को उलझाया था। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ये सब करना होगा, वरना सारी जिंदगी मेरी नज़र में बहू का मकाम हासिल नहीं कर पाओगी। मैं अपनी बात मनवाने के लिए धमकी भरे शब्द कहे थे, जिस पर वह जख्मी मुस्कुराहट से निकिता ने अपने होठों को छुआ था। और फिर इस बात को लेकर निकिता ने चेतन को अपनी कलाई काटने की धमकी देते हुए कमरे से भी बेदखल कर दिया था। और फिर चेतन के बंगले से चले जाने पर सिसक सिसक कर रो रही थी। रोती रोती न जाने कब आंख लग गई, निकिता को पता ही नहीं चला। अमरावती बड़ी गुमान से अपने कारनामों को आर्यन को सुना रही थी। फिर सुबह के करीब कमरे में निकिता की चीखों की आवाज पर सबकी आंखें खुली थी। कमरे में हर तरफ पूरा अंधेरा था। सिर्फ बेड की दूसरी साइड में लैंप जलने की मध्यम रोशनी में निकिता की आंखें कमरे का मंजर देखने के काबिल हुई थी। मैं एक नकाब पोश डाकू की तरह कमरे में न सिर्फ दाखिल हुआ था बल्कि कमरे को लॉक करके निकिता की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते हुए निकिता ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया था, मगर वहां पर कोई नहीं था जो उस वक्त निकिता की मदद को आता या फिर जानबूझकर उसके चीखने चिल्लाने को नजरअंदाज किए जा रहा था। आर्यन ने कमीनी सी आंख दबाई थी। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। बाहर उसकी चीखों की आवाज तो जरूर सुनाई देगी, कोई आया क्यों नहीं था? आर्यन ने हैरानी से सवाल किया था। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी भी खून के आंखों से सब कुछ सुन रहा था। जैसा कि तुम जानते हो, मुझे हर काम में परफेक्शन पसंद है। मैंने बंगले के गिनती के लोगों को रात की चाय में नशे की दवाई मिला दी थी। इस तरह सब बेहोश थे और बेचारे इस काबिल भी नहीं थे कि निकिता की मदद कर सकते। और चेतन पर मैं खुद पहरे देती रही। वैसे वह पूजा आराधना के वक्त ही घर आया था और मैंने उसको बातों में उलझाकर अपने पास रोक लिया था। मगर उस दिन ना ही जमीन फटी थी और ना ही आसमान गिरा था। फिलहाल एक इंसान अपनी इंसानियत को बिल्कुल थपकी मारकर सुला चुका था। हैवानियत की हर हद पार करता चला गया था और बेबस पड़ी लड़की सिसकियों की आवाज गले में फूट फूट कर रह गई थी। तकलीफ के हद को छूते एक बार उसके होठों से एक दिल खरोच चीख निकली थी और उसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। दिन के वक्त जब उसकी आंख खुली तो अपने जिस्म पर हैवानियत के निशान देखकर बुरी तरह से सिसक कर रो रही थी। सिसकियों की आवाज सुनकर मैं उस कमरे के बाहर निगरानी कर रही थी। कमरे में दाखिल हुई थी और कड़े शब्दों में उसको कहा था, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? उसके कमरे की हालत और उसका बिखरा हुआ हुलिया देखकर मैं सब कुछ समझ चुकी थी। तुम मेरे बेटे की अर्धांगिनी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली में इस तरह का घटिया और गलीज काम करने की? ये सब करने से पहले अपना ठिकाना तो बदल लेती। मैं जालिमाना अंदाज में निकिता को बातें सुना रही थी। निकिता ने जख्मी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर नजरें झुका ली थी। मैंने उसको तड़पता देखकर उस पर चिल्ला पड़ी थी, मेरा बेटा तुम्हें बहुत शरीफ और अच्छी लड़की समझता था, मगर तुम बहुत बदचलन औरत साबित हुई हो।
वह चिल्लाते हुए बोली थी, रात को वह नकाब पोश मैं नहीं जानती। वह निकिता टूटे फूटे शब्दों से बोलते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी। तुम कितनी चालाक हो, मेरे बेवकूफ बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस बंगले में चली आई हो। अब मेरे भतीजे की शराफत का नाजायज फायदा उठाया। ये कहकर उसे तुमने अपने कमरे में बुलाया था। अब मासूमियत का ड्रामा मेरे सामने मत करो, मैंने दहाड़ते हुए कहा था, और यही मेरी गलती पकड़ी जाने का डर था। जबकि निकिता जो खुद पर बीती परेशानी भरी रात के असर में थी, मेरे जल्दबाजी में कहे शब्द पर हैरान रह गई थी। कमरे में दाखिल होने वाला नकाबपोश मेरा भांजा आर्यन था। इस बारे में मुझे कैसे पता हुआ? मुझे लगा यही सोच रही होगी, क्योंकि उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि मैं खुद उससे आने वाले नकाबपोश के बारे में नहीं जानती थी। वह जो अभी कुछ हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी, तभी अमरावती के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखकर वह हर बात समझती चली गई। बड़ी खतरनाक थी, कृपा थी। चलो बेहोश हो गई, वरना इस वक्त न जाने क्या होता। जब तक चेतन उस कमरे में पहुंच चुका था, नहीं तो वह भी सब कुछ जान जाता। वह जानती थी कि दोस्त की बेटी होने की वजह से और निकिता की माँ से उसकी बहुत चिढ़ थी, इसलिए अमरावती को वह एक आंख भी नहीं सुहाती थी। अमरावती के नज़रों में निकिता दुश्मन बनी रही, मगर उनके दिल में इस तरह खुदगर्जी और नफरत दबे हुए होंगे, निकिता इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। अचानक चेतन दरवाजे के पीछे से सामने आते हुए बोला था। वह तो ये सोचकर उस बंगले में खुशी खुशी विदा होकर चली आई थी कि अपनी आंटी की सेवा करके, उनकी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त करके एक दिन उन्हें अपने लिए राजी कर लूंगी। मगर शादी के पहले ही दिन निकिता की जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक हो जाएगा, ये सोच सोचकर उसका दिमाग बुरी तरह से सुन्न हो चुका था। मगर अमरावती बार बार उस पर ताने कसती जा रही थी और फिर वह दोबारा से बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो अस्पताल के बेड पर मौजूद थी। अपनी बेबसी पर निकिता चीख चीख कर रो रही थी और उसके दिमाग को बार बार इंजेक्शन लगाकर आराम दिया जा रहा था। शायद ऐसा ना किया जाता तो जरूर उसके दिमाग की नसें फट जाती। निकिता खुद को नॉर्मल नहीं कर पाई थी, मगर अब चीखने के लिए उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा था और फिर रोने के लिए उसके पास आंसुओं का ढेर शायद अब खत्म हो चुका था। उसकी आंखें अब सूख चुकी थी, जुबान जैसे सिल चुके थे। गहरी चुप्पी की चादर लपेटकर निकिता बिल्कुल चुप हो जाना चाहती थी, जहां कोई भी उसको देख ना सके। मगर उसका पति चेतन फिर भी हर पल उसके साथ मौजूद रहता था। निकिता का हर हाल में धीरे धीरे होंठ खुलवाने की कोशिश कर रहा था। जब उसे वह पुल पर ले गया था, उसे बुलवाने की कोशिश कर रहा था, अपनी ही जुबान से खुद पर बीती दास्तां वो मुझे नहीं सुना सकती थी, इसलिए उल्टा मुझ पर बरस पड़ी थी। मैं इतना बेवकूफ़ था कि लेडी डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि नहीं, निकिता के साथ हैवानियत हुई है। फिर वह खुद भी बोल रही थी कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैं इन बातों को समझ ही नहीं पाया था। माँ मेरे जिद करने पर निकिता को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तो मैं उससे शादी ही ना करता, खुद को दुनिया से अलग कर लेता, मगर उस पर आँच नहीं आने देता। चेतन की आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत ही नफरत थी, शब्दों में कपकपाहट थी। आज तुम्हें माँ कहने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतनी खुदगर्ज, वह भी 2 बच्चों की माँ होकर कैसे कर सकती हैं? हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग सकती है, क्योंकि आप जो मुझसे दुश्मनी कर रही थी, उसके बाद मुझसे मोहब्बत का दावा करते हुए आपको शर्म नहीं आई थी? मेरी पत्नी को जीते जी दर्द देते हुए एक पल को भी भगवान का डर महसूस नहीं किया था। क्यों इतना बड़ा मजाक हमारी जिंदगी से किया? वह हमेशा के लिए आंख बंद करके सो गई और मैं आधा तब ही मर गया था जब निकिता मुझे छोड़कर चली गई थी, और आज पूरी तरह जमीन में धंस चुका हूँ। बस आती जाती सांसों का बोझ उठा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास। चेतन माँ की तरफ से मुड़कर आर्यन की तरफ देख रहा था। अमरावती टूटे हुए बेटे के सामने इस तरह शर्मिंदा हो चुकी थी, एक शब्द ना बोली, ना बोल पाई थी। कल तक तो अमरावती के सामने चेतन सर उठाकर बात तक नहीं करता था, आज शेर की तरह दहाड़ रहा था। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर बुरी निगाह डालने की? इतने गिरे हुए, इतने नीच हरकत की। वह बिगड़े हुए तेवर लिए आर्यन के सर पर चढ़ दौड़ा था। आर्यन अपनी तरफ बढ़ते चेतन को देखकर गड़बड़ा गया था। जल्दी बोला, मुझे तो आंटी ने कहा था ये सब करने को। आर्यन डर के मारे सब कुछ बता गया था। बहुत खूब, इतना बड़ा पाप तुमने आंटी के कहने पर किया। क्या वह कहेगी तो अपनी बहनों को किसी और के हवाले कर दोगे? इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े आप लोग कितने बेशरम हो और एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुना रहे हो। आप लोग इतने बुज़दिल और बेरहम हो। आज भी चेहरे पर कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं।
मैं तो नहीं जान पाया इतने साल से, मगर क्या भगवान को भी पता नहीं था? भगवान तो दिलों के हाल को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपनी निकिता का इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ता हूँ और उससे अच्छा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। बेशक वह सबसे बड़ा है। चेतन के शब्द में कई सदियों की थकावट महसूस हुई थी। चेहरे पर गम के साए लहराए थे, आंखों में आंसुओं का एक समंदर था। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नफरत की आग में अंधी हो गई थी, तुम्हारे दिल से बेखबर थी, अपनी घमंड के आड़ में बहती चली गई थी। ये बात भूल बैठी। मेरे इंतकाम की आग में किसी माँ की कोख उजड़ जाएगी, मेरे अपने ही बेटे का दिल उजड़ जाएगा। मैं उन बातों को सोचना ही नहीं चाहती थी। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, अपनी माँ से इस तरह मत रूठो, मुझे माफ कर दो। अमरावती बेटे की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। मत कहिए मुझे बेटा, मर गया है आपका बेटा, मेरा कोई आपसे संबंध नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अमरावती उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हाव भाव से ही रुक गई थी। लंबे लंबे कदम बढ़ाता उन्हीं कदमों से लौट गया जिन कदमों से कुछ पल पहले वह अपने घर की चाह में बंगले में दाखिल हुआ था। काश वह हकीकत कभी न जान सकता। सिर्फ निकिता की जुदाई का गम उस पर भारी पड़ रहा था। ये असलियत तो उसको बहुत घायल कर रहे थे। अमरावती अपने कदमों का बोझ नहीं सह पाई थी। जमीन पर बैठती दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ देर पहले बंगले में दाखिल होने वाली उनकी बहन और लड़कियां भी चेतन के मुंह से सारी हकीकत जान चुकी थी। एक नफरत भरी निगाह धारा ने अपनी माँ पर डाली थी और अपने कमरे में जाकर टूटकर बिखर गई थी। वह अपने भाई को बहुत चाहती थी। चेतन एक कमजोर आदमी साबित हुआ था। निकिता, काश तुम मुझ पर भरोसा ना करती। मैं तुमसे नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। निकिता, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तुम्हारी नफरत की वजह से अपने गम को रोता रहा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ इतनी बड़ी हैवानियत हो गई। तुम सही कहती थी निकिता, तुम्हारा डर सही था। शादी के बंधन में बंध जाने के बाद भी हम दोनों एक नहीं हो पाए। मेरी अपनी माँ की नफरत ने हमें बर्बाद कर डाला। मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा? कैसे उनका सामना करूंगा? उनका, जिसने उनकी फूल जैसी बेटी इस दावे के साथ विदा करवा कर लाया था, कभी उनकी बेटी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। उनकी लाडली बेटी की जिंदगी में दुख और आंसुओं का सैलाब मेरी वजह से बन गई। वह तो बेचारा अब भी यही समझते हैं कि उनकी बेटी रोड एक्सीडेंट में मारी गई। उन्हें क्या खबर कि तुम पर क्या कुछ बीत चुका है। निकिता, मुझे माफ कभी न करना। मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं। चेतन सीने में उठती तकलीफ पर बेताबी से रोया था। निकिता, मुझे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। निकिता, मुझे माफी कैसे मिलेगी? किस दर पर जाऊं? मेरे भगवान, मुझे सुकून दे दे। मुझे माफ कर दे मेरे कृष्णा जी। तू सबको जानता है, मुझे भी अपनी छत्र छाया के साए में ले ले। मेरे भगवान, मुझसे अपनी माँ को माफ नहीं किया जाएगा। मैं इतना हिम्मत कहाँ से लाऊं? कैसे माफ करूं अपनी माँ को, जिन्होंने एक मासूम लड़की को जिंदा दर्द दिया? मगर क्या माँ पर औलाद का कोई हक नहीं होता? क्या मुझे अपने साथ होने वाली ज्यादती पर भी चुप रहना चाहिए? ऐसा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जालिम को, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। मेरे भगवान, तू ही मुझे इंसाफ दिला दे। मैं अपना दर्द तुझ पर सौंपता हूँ। मेरे हर पाप को माफ कर दे। चेतन अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए जैसे उसको महसूस करना चाहता था। आज एक मर्द टूटकर बिखर गया था, हिचकियों से रोए जा रहा था। चेतन निढाल होकर जमीन पर गिर गया था। उसकी माँ भी आंगन में बेहोश पड़ी थी। आर्यन को पुलिस पकड़कर ले गई थी। जब ये बात निकिता के पापा को पता चली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सारा इल्जाम अपने दामाद पर लगा दिया। चेतन ने भी निकिता का गुनाह अपने सर लेकर जेल चला गया। चेतन की माँ चेतन से मिलने जेल जाती, लेकिन वह अपने माँ से कभी नहीं मिलता। क्या चेतन को अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।